हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय चौधरी फ्रॉम पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूं कि आज इस सेशन में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो इन सब को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं। अब देखो, जब भी यहाँ पे पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की जाए, इसके लिए उनको नया एग्रीमेंट लाना पड़ता है। तो जब भी पुराने एग्रीमेंट को नए एग्रीमेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है तो उनका जो पुराना रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप का वो खत्म हो जाता है और नए एग्रीमेंट के कारण उनके बीच में एक नया रिलेशन जो है पार्टनरशिप का डेवलप होता है। तो जैसे ही यहाँ पे पुराने एग्रीमेंट को नए एग्रीमेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है तो उनके बीच में एक नया रिलेशन एस्टेब्लिश होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फॉर्म जो पार्टनरशिप है इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे जो है नया एग्रीमेंट लेके आएंगे। तो जब नया एग्रीमेंट लाया जाता है तो पुराने एग्रीमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी हो सकती है। अब हो सकता है कि पार्टनर जो है वो आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करना चाहते हैं, या पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है उसकी कोई कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो किसी कारण से भी यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर पार्टनर्स ने चेंज करनी है तो उसके लिए फिर एक नया एग्रीमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। उस कारण से जो उनके बीच में रिलेशन बना था वो रिलेशन भी खत्म हो जाता है और नए एग्रीमेंट के कारण जो है उनके बीच में एक नया रिलेशन पार्टनरशिप का एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे जो है कारण हो सकते हैं पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन के, बट फिर भी यहाँ पे कुछ मेन सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। नंबर वन, जब भी यहाँ पे पार्टनर जो है आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई चेंज लाते हैं तो पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। अगर कोई नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है फर्म छोड़ के जाता है, यानी कि फर्म के अंदर से वो रिटायरमेंट ले लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो यानी कि किसी भी पार्टनर के आने या जाने से या डेथ होने के कारण यहाँ पे जो पार्टनरशिप का रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है। फिर जो बाकी पार्टनर होते हैं वो मिलकर फिर एक नई यहाँ पे जो है एग्रीमेंट करते हैं जिसके कारण उनके बीच में एक नया रिलेशन जो है एस्टेब्लिश होता है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर्कमस्टांसेस। नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर वो चेंज करते हैं, अगर सारे पार्टनर जो है म्यूचुअली एग्री होते हैं कि भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करके नई रेशियो लाई जाए, उस केस में यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसके लिए नया एग्रीमेंट लाना पड़ता है और जैसे नया एग्रीमेंट आता है तो पुराने एग्रीमेंट को रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे फिर से उनके बीच में एक नया रिलेशन जो है एस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी किसी नए पार्टनर की एडमिशन होती है उस समय भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम भी होता है। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने चेंज करनी है उसके कारण भी यहाँ पे पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि जब भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो है कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे नई पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है पुरानी पार्टनरशिप को रिप्लेस करके तो फॉर्म के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस आती हैं।
अब पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस जो है वो फॉर्म के अंदर आती हैं, फिर हम बात करेंगे कि उनका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। चेंजेस नंबर 1, एक तो यहाँ पे जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं होता कि पार्टनर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें तो ही होगी। जब भी यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है, उस केस में भी अल्टीमेटली यहाँ पे पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक तो चेंज आती है, मेजर चेंज है कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा नई पार्टनरशिप के कारण यहाँ पे जो है कई बार किसी पार्टनर को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कम हो जाए और किसी का यहाँ पे जो शेयर है वो बढ़ जाए। तो उस केस में यहाँ पे जो है किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने प्रॉफिट का और किसी को यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा गेन हो जाता है। तो दैट मीन्स दूसरा यहाँ पे दूसरी चेंज हमारी क्या आती है कि किसी पार्टनर को गेन होता है, किसी को सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है उस डेट को अगर यहाँ पे उसके पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है, वो भी यहाँ पे जो है पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। तो इसका मतलब रिजर्व वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुडविल की हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है उसको कंपनसेट किया जाता है, तो गुडविल की वैल्यूएशन भी की जाती है उस समय। इसके अलावा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसकी फिर से रीवैल्यूएशन की जाती है। रीवैल्यूएशन का मतलब उनकी करंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है कि जिस डेट को पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिस डेट को नई पार्टनरशिप बनती है, उस डेट को उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी की करंट वैल्यू क्या है, ताकि यहाँ पे करंट वैल्यू के कारण जो एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंज आई है उसके कारण जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को यहाँ पे बांटा जा सके। तो इसलिए यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी की रीवैल्यूएशन भी की जाती है, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आती हैं जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। इसके अलावा अगर नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर तो वो अपने साथ कैपिटल लाएगा, जिसकी वजह से फर्म की कैपिटल बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अपनी कैपिटल जो है वो ले जाएगा, जिसके कारण फर्म के अंदर कैपिटल जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जब यहाँ पे जब भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो ये चेंजेस जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई इन चेंजेस का यहाँ पे जो है किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। अब देखो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हैं, ठीक है, ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो हर टाइम यहाँ पे जब भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है किसी भी कारण से होती है तो ये यहाँ पे चेंजेस उसमें आती हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्रीफाइस और गेन के बारे में, ठीक है, कि जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक नई पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के बीच में फॉर्म की जाती है, उस केस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की, उसके कारण अगर किसी पार्टनर को गेन होता है तो किस रेशो में गेन हुआ, अगर यहाँ पे किसी पार्टनर को नुकसान होता है तो किस रेशो में नुकसान हुआ, ये चीज़ें पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने से पहले ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि भाई यहाँ पे अगर किसी पार्टनर को गेन हुआ तो किस रेशो में हुआ, अगर किसी को नुकसान हुआ तो किस रेशो में हुआ। तो जिस पार्टनर को गेन हुआ उसके लिए जो रेशो निकालते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशो। अगर किसी पार्टनर को नुकसान होता है उसके लिए जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जब भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है ये देखना होता है कि पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशो कितनी है और पार्टनर्स की यहाँ पे जो गेनिंग रेशो वो कितनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हुई है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है।
तो आज हम बात करेंगे फिलहाल सेक्रीफाइस और गेन के बारे में। तो देखेंगे कि किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। अब इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पार्टनर्स का जो गेन है या पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2018 they agreed to share profits in the ratio of 4:3। कहता है ए और बी जो है वो 2 पार्टनर हैं। ठीक है, 2 पार्टनर हैं, अपना यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वो इक्वली बांट रहे हैं। कहता है यहाँ पे अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको चेंज किया जाए। अब जो नई रेशियो है वो 4:3 रहेगी। अब 4:3 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। कहता अब बताना है कि इंडिविजुअल पार्टनर का यहाँ पे जो गेन या किसी पार्टनर का यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ तो कितना हुआ, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें चेंज आने के कारण कितना सेक्रीफाइस हुआ एक पार्टनर का या किसको कितना गेन हुआ। अब ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जब भी हमें पार्टनर्स का गेन निकालना है या पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालना है, हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। कि पार्टनरशिप नई पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले क्या रेशो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और पार्टनरशिप जो है नई आने के बाद, नई पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी आसानी से हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में है तो सबसे पहले मैं इसमें ढूंढना है कि न्यू रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है। तो देखो पहले उसने लिखा था, कहता है यहाँ पे वो इक्वली अपना प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे और 1 अप्रैल से उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की, वही 4:3। तो दैट मीन्स ओल्ड रेशो हमारी होगी 1:1, इक्वल पार्टनर है, और जो न्यू रेशो है वो यहाँ पे आ गई 4:3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गेन या सेक्रीफाइस निकालना है तो किस तरीके से निकालना है? पार्टनर का गेन निकालने के लिए न्यू रेशो में ओल्ड रेशो माइनस कर देते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, गेन अब्लिक सेक्रीफाइस कर लेते हैं। चाहे पार्टनर का गेन निकालना है, सेक्रीफाइस निकालना है, तो न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का जो डिफरेंस होगा वही पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस होगा। अब हमें ए और बी का देखना है कि ए या बी को कितना गेन हुआ। पहले लेते हैं एज गेन अब्लिक सेक्रीफाइस। न्यू रेशो क्या है 4/7, ओल्ड रेशो क्या है 1/2। ठीक है ना, 1 + 1 2 हो गया, 1/2 1/2। अब इनका एलसीएम ले लो, 14 8 7, ये आ गया 1/14। अगर प्लस में आता तो गेन, अगर ये माइनस में आता तो सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का क्या है गेन, क्योंकि जो फिगर है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे, बी इज गेन अब्लिक सेक्रीफाइस। बी की जो न्यू रेशियो है 3/7 माइनस 1/2, तो ये हमारा आ गया 14 6 माइनस 7। तो ये माइनस में आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो नेगेटिव में आने का मतलब हो गया ये इसका क्या है सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस निकल रहा है जबकि ए का यहाँ पे गेन है। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स का सेक्रीफाइस या गेन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल फार्मूला है कि जो न्यू रेशो होगी उसमें से ओल्ड रेशो माइनस करनी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर यहाँ पे गेन निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, अगर सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, यानी कि जो रेशो बड़ी होगी उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से चलना है इस तरीके से भी चल सकते हैं। फॉर्मूला एक ही रखो, अगर ये पॉजिटिव आता है तो गेन, अगर ये नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी रेशो निकालते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसमें कुछ ऐसा ही करना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब यहाँ पे 3 पार्टनर हैं,
एक्स, वाई और जेड के अंदर 3 पार्टनर हैं, वो अपनी प्रॉफिट जो लॉस जो है 5:3:2 के रेशो में बांट रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट या लॉस वो इक्वली बांटेंगे। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। हर पार्टनर का कहता है अपने गेन या सेक्रीफाइस निकालना है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने के कारण हुआ है। तो सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो भी दे रखी है और न्यू रेशो जो है उनकी इक्वल है, तो आसानी से ये चीज़ भी कैलकुलेट हो जाएगी। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी ओल्ड रेशो क्या है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमारी ओल्ड रेशो क्या है। ओल्ड रेशो है 5:3:2, 5:3:2। देन न्यू रेशो 1:1:1, ठीक है, दिया हुआ इक्वल पार्टनर है। तो 1/1 एक्स गेन अब्लिक सेक्रीफाइस। एक्स का गेन या सेक्रीफाइस निकालने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो है 1/3 माइनस ओल्ड कितनी है 5/10, एलसीएम 30, 10 माइनस 15, यानी कि ये नेगेटिव आ गया 5/30। तो ये क्या हो गया सेक्रीफाइस। माइनस में आया तो सेक्रीफाइस, प्लस में आया तो गेन, ठीक है। अगर माइनस में आया तो उसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो ब्रैकेट में फिगर आने का मतलब होता है कि वो नेगेटिव फिगर है। वाइज गेन अब्लिक सेक्रीफाइस। और वाई का गेन क्या है, न्यू रेशियो है 1/3 माइनस 3/10, 3/10। एलसीएम ले लेंगे इनका, 30 आ गया, 10 माइनस 9, यानी कि आ गया 1/30। पॉजिटिव है तो ये गेन हो गया। जेड का गेन या सेक्रीफाइस 1/3 माइनस 2/10, 30, 10 माइनस 6, 4/30, ये भी गेन हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 2 पार्टनर्स को गेन हुआ, एक को यहाँ पे क्या हुआ, एक ने सेक्रीफाइस किया। अब एक बात का ध्यान रखना, जितने भी पार्टनर्स को गेन हो, चाहे यहाँ पे किसी ने सेक्रीफाइस किया है, टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेन होता है। आप देख लो यहाँ पे सेक्रीफाइस 5/30 है, तो यहाँ पे गेन एक को हुआ 1/30, दूसरे को हुआ 4/30, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का गेन जो है 5/30 बना है। तो यानी कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा, ठीक है। अब इन 2 पार्टनर्स को गेन हुआ तो इनकी गेनिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। अकेले के लिए होते हैं, फिर हम यहाँ पे इसके फिगर अकेले के लिए लिखते हैं। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इक्वल टू 1/30 रेशो 4/30। ये कॉमन है तो ये आ गया 1:4, यानी कि एक्स और जेड को जो गेन हुआ 1:4 की रेशो में हुआ। जबकि एक्स का सेक्रीफाइस है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स सेक्रीफाइस इक्वल टू 5/30। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स की यहाँ पे गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उस केस में सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पड़ता है। तो नई पार्टनरशिप बनने से कुछ पार्टनर्स को नुकसान हो सकता है, कुछ को फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले किस रेशो में उनको फायदा हुआ, किस रेशो में नुकसान हुआ, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। और इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो ओल्ड रेशो का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालते हैं। अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में भी और देखेंगे कि फर्म के अंदर जो बाकी चेंजेस आती हैं उनको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।